दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, उसकी शादी होती है, घर में पत्नी आ जाती है। कुछ दिन व्यतीत होता है, एक दिन उस लड़के की माँ की मौत हो जाती है। अब वह लड़का अपनी माँ के अंत्येष्टि संस्कार करता। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद कुछ दिन तक अपने घर पर रहता, फिर इसके बाद कमाने के लिए मुंबई चला जाता। मुंबई जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता और पैसा कमाने लगता। इधर घर पर उस लड़के के पिता और उसकी बीवी अकेले पड़ जाते हैं। घर में केवल दो लोग रह जाते हैं, बहू और ससुर, दो लोग। एक दिन उस लड़के के पिता अपनी बहू के साथ जो कृत्य करते हैं, उस बहू के कमरे में घुस जाते हैं और उसके साथ जो कृत्य करते हैं, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कुंज बिहारी होता है। कुंज बिहारी की पत्नी का नाम इंद्रावती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी जो कि बड़ी थी, बेटी का नाम संगीता होता है। बेटा छोटा था, बेटे का नाम अरविंद होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े ही दक्ष थे, पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे। इधर कुंज बिहारी जी सरकारी सेक्रेटरी थे, राजस्व विभाग में सरकारी सेक्रेटरी थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। कुंज बिहारी जी जो आमदनी होती थी, जो तनख्वाह मिलता था, उसी से घर का खर्च चलता था। बच्चे पढ़ने लिखने जाया करते थे, बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक, बड़े ही होनहार थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब दोनों बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो जो बेटी थी, बड़ी थी संगीता, कुंज बिहारी जी एक लड़का देखते हैं। उस लड़के का नाम रौनक होता है। रौनक से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। जब बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है। अब कुंज बिहारी की पत्नी जो थी इंद्रावती देवी अपने पति से कहती हैं, कुंज बिहारी से कहती हैं कि बेटा भी सयाना हो चुका है, बेटा की भी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। अब मैं घर में कब तक खाना बनाऊंगी, मेरी भी बुढ़ाई है, कब तक मैं तवे पे अपना हाथ जारूंगी। जब इतनी बात कुंज बिहारी सुनते हैं तो हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है, बेटा की शादी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हित मित्र रिश्तेदारों से, कोई लड़की वाला आए तो शादी हो जाए। इधर बात चल ही रही थी, तभी साल भर बाद कुंज बिहारी जी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर कर दिए जाते हैं। जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको मौका मिल जाता है। अब वो अपने हित मित्र रिश्तेदारों के यहाँ घूमते थे और रिश्तेदारों से कहते थे कि मेरा बेटा अरविंद जो कि शादी के योग्य हो चुका है, बेटे की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तब अरविंद के मामा जी एक लड़की वाले को लेकर के अरविंद के घर आते हैं। उस लड़की वाले का नाम सुरेश होता है। सुरेश की एक बेटी थी, उसका नाम रजनी था। रजनी बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही इंटेलिजेंट लड़की थी। सुरेश जी सोचते हैं कि अरविंद से अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अरविंद बड़ा होनहार लड़का दिख रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है। अब अरविंद से शादी के लिए, अपनी बेटी से शादी के लिए अरविंद को चयनित कर लेते हैं, चुन लेते हैं। अब कुंज बिहारी जी अपने ही गांव के बगल से एक पंडित जी को बुलाते हैं, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी पतरा देख करके शादी का मुहूर्त बताते हैं और शादी की तारीख तय कर दी जाती है। इधर जिस दिन
अरविंद की शादी थी। कुंज बिहारी अपने बेटे की बारात बड़े धूमधाम से लेकर के सुरेश के घर जाते हैं। सुरेश पूरे बारातियों की सेवा सत्कार खूब अच्छे ढंग से करते हैं, सभी बाराती को खिलाते पिलाते हैं। फिर इसके बाद अरविंद की और रजनी की शादी बड़े धूमधाम से वहां के रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होता है। सवेरा जब हुआ, अरविंद अपनी पत्नी रजनी को विदा करा करके अपने घर पर आता है। कार से उतरता है। माँ इंद्रावती देवी अपने बहू को कार से उतार करके घर के अंदर लेकर के जाती हैं, और जितने हित में थे, रिश्तेदार थे, पास पड़ोसी के लोग थे, सभी लोग रजनी को देखने के लिए आते थे। रजनी को देखते थे तो वाह वाह करते थे कि वाह, अरविंद की जो पत्नी है रजनी बड़ी खूबसूरत है। उसकी सभी लोग तारीफ करते, और तारीफ करते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाते। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, अरविंद की माता जी जो इंद्रावती देवी थी, एक रोज घर में किसी काम से गई हुई थी, घर में काम कर रही थी। तभी देखती हैं एक तार कटकर गिरा हुआ है। सोचती हैं कि इस तार को उठा करके अन्यत्र जगह, दूसरी जगह रख दूं। तभी उस तार से करंट आता है। वह तार बिजली का तार था और उसमें करंट दौड़ रहा था। वो समझ नहीं पाती हैं कि इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। उस तार को पकड़ लेती हैं, इतने में बिजली के चपेट में आ जाती हैं। वह थोड़े ही देर में बिजली उनको मौत के गाल में सुला देती है, अर्थात उनको बिजली मार देती है और उनकी मौत हो जाती है। इधर जब घर के लोगों को पता चला, तब सभी लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अब अरविंद और उसके पिताजी कुंज बिहारी जी इंद्रावती देवी के शव को लेकर के श्मशान घाट जाते हैं। गांव घर के लोग जाते हैं, हित मित्र रिश्तेदार जाते हैं, और श्मशान घाट पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया होती है। फिर इसके बाद लोग घर पर आते हैं। घर पर जो 13वीं संस्कार होता है उसको मनाते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर कुछ दिन तक अरविंद अपने घर पर रहा। एक दिन अरविंद कमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिता से आज्ञा लेता है और अपनी पत्नी से आज्ञा लेता है। फिर इसके बाद मुंबई चला जाता है। मुंबई एक कंपनी में जाकर के काम करने लगता है। वहीं एक किराए का रूम ले लेता है और रूम लेकर के रहने लगता है। पैसा कमाता था, पिता को घर पर पैसा भेजता था। कुंज बिहारी जी घर की खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि रिटायर हो चुके थे, अब घर ही पर रहते हैं और घर की खेती बाड़ी देखते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक रोज जो रजनी थी, अरविंद की पत्नी, अपने पति अरविंद को फोन लगाती है और अरविंद से फोन लगा करके कहती है कि आप घर चले आइए। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। अब मेरा मन आपसे समागम करने का कर रहा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं कुछ दिन आपके साथ बिताऊं। अरविंद समझाता है अपनी पत्नी रजनी को कि अभी थोड़ा सब्र करो, अभी हाल ही में मैं आया हूं, करीब करीब 3 महीने बीते हैं, मुझे कुछ पैसा कमा लेने दो, फिर मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ दिन व्यतीत करूंगा, फिर तुम्हें मुंबई घुमाने के लिए लेकर के आऊंगा। जब इतनी बात रजनी सुनती है तो कहती है कि नहीं, अभी आप आइए, कल आप आ जाइए, मेरा मन बहुत आपके साथ घूमने को कर रहा है, आपके साथ पार्टिसिपेट करने को मन कर रहा है, आपके साथ बिताने को मन कर रहा है। वह अरविंद बहुत बार समझाता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रजनी जिद कर बैठती है, कहती नहीं आपको आना ही होगा। इतने में अरविंद क्रोध में आकर के फोन कट कर देता है। इधर सारी बात, रजनी की सारी बात उसका ससुर कुंज बिहारी सुन रहा होता है। कुंज बिहारी जब इतनी बात सुनता है, वह सोच जाता है कि मेरी जो बहू है बिल्कुल कामातुर हो चुकी है, उसको समागम की पड़ी है, यानी वो सोचती है कि अगर उसे कोई मिल जाए तो वह उसके साथ संबंध बना सकती है। इतने में कुंज बिहारी मौका पा जाता है, अपने बहू के कमरे में प्रवेश कर जाता है। अपने बहू की कमरे में जब प्रवेश करता है, अपने बहू के बेड पर जा करके बैठ जाता है। बहू सोई हुई थी। अचानक
बहू देखती है कि हमारे ससुर जी कुंज बिहारी जी आकर के हमारे बेड पर बैठे हैं। जब अपने ससुर को देखती है अवाक रह जाती है, चौंक पड़ती है, कहती है बाबूजी आप कुंज बिहारी कहते हैं? हाँ मैं। अब कुंज बिहारी कुछ बोलते नहीं हैं। कुंज बिहारी नोटों की एक गड्डी निकाल करके अपने बहू के ऊपर रख देते हैं और बहू से कहते हैं बहू मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और मैं घर पर हूं, मैं अकेला हूं, तुम भी अकेली हो, हम दोनों संबंध बनाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा, और तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, जो मेरी कमाई है, जितना पैसा मेरे बैंक बैलेंस है मेरे पास है, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात वह रजनी सुनती है, लालच में आ जाती है। जब लालच में आ जाती है तब उसकी भी नीयत बिगड़ जाती है, वह बिल्कुल शांत पड़ जाती है। इतने में कुंज बिहारी मौका पा जाता है, समझ जाता है कि मेरी बहू राजी हो चुकी है, कुछ बोल नहीं रही है। इतने में कुंज बिहारी अपने बहू के कलाइयों को पकड़ता है और बेड पर सुला देता है। अब रजनी कुछ भी नहीं बोलती है। अब जो कुंज बिहारी था वो अपने बहू के साथ धीरे धीरे उसके सारे कपड़ों को उतारता है, फिर इसके बाद अपने बहू के साथ रंगरलियां मनाने लगता है। और रजनी भी धीरे धीरे कुछ ही क्षणों में खुल जाती है और अपने ससुर के साथ सरेआम खुलेआम संबंध बनाने लगती है, निडर होकर संबंध बनाने लगती है। अब हर रोज अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। हर रोज उसका ससुर उसको पैसा देता, जो भी डिमांड करती रजनी वो भी वो ला करके देता और खूब पैसा देता। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब रजनी प्रेग्नेंट हो जाती है, वो उल्टियां करने लगती है, तभी अपने ससुर से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले चलिए। अब वह कुंज बिहारी अपनी बहू को एक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। अल्ट्रासाउंड होता है, डॉक्टर चेकअप करता है तो उसमें पता चलता है कि रजनी प्रेग्नेंट है। अब रजनी के होश उड़ जाते हैं। इधर रजनी को लेकर के कुंज बिहारी घर पर आते हैं। फिर रजनी कहती है कि बाबूजी मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या होगा? तब कुंज बिहारी कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को जन्म दो और इसके बाद अब तुम मेरी बीवी बन करके रहो। अब अरविंद को भूल जाओ, यहाँ की जितनी संपत्ति अब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम मेरी बीवी बन करके रहो। जब इतनी बात सुनती है रजनी तो वो अभी अपने ससुर के साथ हामी भर देती है, अपने ससुर की बातों से राजी हो जाती है। अब कुछ दिन व्यतीत होता है। रजनी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बड़ा खूबसूरत था, होनहार था। इधर रजनी अपने ससुर की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेती है। फिर कुछ दिन व्यतीत होता है, रजनी और एक बच्चे को जन्म देती है। अब 2 बच्चे हो जाते हैं रजनी को। इधर कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक दिन अरविंद अपने घर पर आ जाता है, छुट्टी लेता है कंपनी से और अपने घर पर आता है। जब अपने घर पर आता है, देखता है द्वार पर 2 बच्चे खेल रहे हैं। अरविंद सोचता है कोई हित मित्र रिश्तेदार होगा, कोई नई नवेली दुल्हन होगी, उसी का बच्चा होगा, यहाँ आई होगी घूमने टहलने के लिए, हमारी पत्नी रजनी की कोई रिलेटिव में होगी, उसी का बच्चा होगा। अब वो अपना बैग रखता है अरविंद। फिर इसके बाद रजनी को बुलाता है, रजनी बाहर जाती है। फिर इसके बाद रजनी से पूछता है, रजनी ये दोनों बच्चे किसके खेल रहे हैं? तब रजनी कहती है मेरे बच्चे हैं। अरविंद चौंक पड़ता है, तुम्हारे बच्चे? कहती हाँ मेरे बच्चे हैं। ये तुम्हारे भाई हैं? अरविंद चौंक पड़ता है कि कैसी बात कर रही हो, हमारे भाई हैं और तुम्हारे बच्चे हैं, तुम मेरी बीवी हो, अगर मेरा बच्चा होगा तो मेरा बेटा होगा ना, जो तुम्हारा बच्चा होगा मेरा बेटा लगेगा ना, मेरा भाई कैसे है? तब रजनी कहती है कि मैं बाबूजी के साथ संबंध बना करके प्रेग्नेंट हो गई और मेरे दोनों बच्चे हैं। अब मैं कुंज बिहारी जी की पत्नी हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ अब हूँ, अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, अब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब इतनी बात सुनता है अरविंद, उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, माथा पकड़ करके बैठ जाता है। फिर इसके बाद रोने लगता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। तुरंत
अरविंद अपना बैग उठाता है और घर से निकल देता है। घर से निकल करके फिर उज्जैन चला जाता है। उज्जैन में जा करके नागा साधु बन जाता है। नागा साधु बन करके वही रहने लगता है, अपना जीवन बिताने लगता है। इधर रजनी अपने ससुर को पति बना करके अपने ससुर के साथ रहने लगती है, अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूवर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक है ब्रोजेंद्र सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य जी हैं जो कि कच्छ गुजरात से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, इनकी पत्नी रानी सैनी जी हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को लोग सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। दिनेश चौबे जी हैं, ये वाराणसी के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं, सुरेश यादव जी हैं, ये लोग हमारे मित्र हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।